NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में आपका स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर एंड प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम आज हिंदी में चैप्टर 8 पढ़ेंगे, चंद्र गहना से लौटती बेल। शुरू करते हैं। आपने गांव की खूबसूरती को देखा है, खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति इन्हें भूल भी जाते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं उनके देखने का नज़रिया अलग होता है, राइट। तो कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है और वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता मीन्स जो सुन रहा है, तो पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। हमने और आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव के पोखर भी देखे हैं। वसंत का आनंद भी लिया है, लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्यों को, आइए पढ़ते हैं कविता चंद्र गहना से लौटती बेल। इसमें हम अंश 1 देखते हैं कि कविता पढ़ते हुए यह आप जान चुके हैं कि इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि चंद्र गहना नामक किसी स्थान से लौटा है। चंद्र गहना क्या है? किसी स्थान का नाम है। लौटते हुए निर्जन खेतों में उसने प्रकृति के मोहक सौंदर्य के अनेक दृश्य देखे हैं और उन्हें अपनी कविता में चित्रित किया है। कविता के प्रारंभ में पहली ही पंक्ति में कवि मानो सूचना दे रहा है कि मैं चंद्र गहना से लौट आया हूँ। लौटते हुए खेत में मेंढ पर अकेला बैठा हुआ वह खेत और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे उस चने की ओर जाता है। चने का पौधा आकार में छोटा होता है और चने में गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि को लगता है कि यह छोटे से कद का बित्ते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पाग यानी कि पगड़ी बांधे सजे सवरे दुल्हन सा खड़ा है। अगर हम देखें तो उसे एक एज अ फूल देखेंगे, लेकिन कवि देखते हैं तो उनका नज़रिया देखने का अलग होता है। तो जब चने के छोर पे फूल आ चुके हैं तो वो कवि उसे कैसे देख रहे हैं? जैसे कोई सजा सवरा दूल्हा खड़ा हो। ओके। चना और अलसी दोनों एक ही खेत में पास पास खड़े हैं। अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होता है, इसलिए हवा से हिलता डुलता रहता है। कविता में अलसी के 3 विशेषण दिए गए हैं। अलसी के लिए क्या बोला गया है कि वो हठीली है, वह देह से पतली है और उसकी कमर भी लचीली है। वह पतली होने के कारण हिलती तो रहती है, लेकिन तनकर सीधी भी हो जाती है। तनकर सीधी खड़ी इसलिए रहती है क्योंकि वो हठीली भी है। ओके, तो उसके लिए 3 विशेषण दिए गए हैं अलसी के लिए कि पहला कि वो पतली है इसीलिए पवन के झोंकों से हिलती है, उसकी कमर भी लचीली है और वापस वो हिलने के बाद सीधी खड़ी भी हो जाती है क्योंकि वो एकदम हठी स्वभाव की है। इसलिए उसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार की डोंडियाँ होती है जो फूलती है और उन्हीं में बीज बनता है। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की है जो मचलती दिख रही है, मानो कह रही है जो मुझे छू लेगा मैं उससे अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करने लगूंगी और उसी की हो जाऊंगी। हठीली होने के बावजूद वह प्यार के लिए
लालयित है। और सरसों की तो न पूछो, किसी के निरालेपन की बात करनी होती है तो हम बात ऐसे ही शुरू करते हैं कि अरे शोभा की तो ना पूछो, राइट। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, अरे उसके बारे में तो अभी क्या बोलना, ऐसे कुछ बोलता है। तो यहाँ पर भी इसी टोन में बोला गया है कि सरसों की बात हो रही है तो उसकी शोभा की तो बात ही मत करो, उसकी तो बात ही कुछ और है। या शलम की बात न पूछो, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। इसी अंदाज में कवि कहता है कि और सरसों की तो न पूछो। सरसों अब सयानी हो गई है, और सयानी होना, उसके 3 अर्थ यहाँ पे दिए हैं। एक तो समझदार होना, सयाना मीन्स, सयाना किसे बोलेंगे, जो समझदार हो गया है, तो समझदार होना। दूसरा होता है यौवन पा लेना, और तीसरा होता है चतुर होना। ये तीनों को हम सयाना के अर्थ में लेते हैं। क्या सयाना का अर्थ क्या हो गया, समझदार होना, यौवन पा लेना और चतुर होना। यहाँ सरसों के विषय में उसे सयानी कहकर कवि ने युवती होने की ओर संकेत किया है और बताया है कि वह विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। जब सरसों पे पीले पीले फूल आते हैं तो कवि ने उसे कैसे देखा, उसके पौधे को, कि अब जो सरसों है वो सयानी हो गई है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, तो उसके हाथ पीले हो चुके हैं। हाथ पीले करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ शादी कर लेना होता है। कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करने का प्रयोग किया, क्योंकि सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत क्या हो जाता है, पीले रंग का दिखाई देता है हमें। तो पीली सरसों ब्याह के मंडप में पधार चुकी है और वहाँ गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही बैठा है। ओके, उन्होंने चने के पेड़ को चने के छोड़ को पौधे को क्या बोला है, दूल्हा बोला है। एक सजा सवरा दूल्हा है जो पगड़ी बांधे, गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे तैयार हो चुका है। और जो सरसों है उस पे पीले फूल आ गए हैं, तो जो सरसों है वो एक सजी सवरी दुल्हन है। तो अब दोनों ही मंडप में आ चुके हैं। विवाह की हलचल में फागुन का महीना कैसे चुप रहता, वह फाग गाता हुआ आ पहुंचता है। फाग का गाना, चने का सजना तथा सरसों का हाथ पीले करना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की ललक है। इस पूरे दृश्य में कवि को लगता है कि जैसे स्वयंवर हो रहा है। किसका, सरसों का। जिस प्रकार माँ विवाह मंडप में कन्या के ऊपर स्नेह भरे आंचल की ओर छाह करती है, उसी प्रकार यहाँ प्रकृति माँ की भूमिका निभा रही है और प्रकृति का अनुराग भरा आंचल हिल रहा है। यह दृश्य कवि के मन को छू लेता है। उसे लगता है कि इस ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण। बात पर ध्यान दिया, अलसी, सरसों आदि वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, ओके, परंतु कवि ने उन्हें मनुष्य जैसी क्रिया करते दिखाया है। लेकिन कवि ने क्या करा है, उसने इन सारी वनस्पतियों को मानो मनुष्य ही मान लिया है और मनुष्य जैसी क्रिया करते दिखाया है। जैसे कि सरसों के हाथ पीले करना, अलसी की कमर लचीली होना, राइट, या फिर चने का सर पे पगड़ी बांधना। तो ये सारी क्रिया कैसे मनुष्य जैसी लगती है ना। तो कवि ने क्या करा है यहाँ पे कि उसने ये सारी वनस्पतियाँ मानो मनुष्य की तरह प्रस्तुत कर रही है। चना पगड़ी बांधे खड़ा है, पतली कमर वाली अलसी कह रही है, मुझे छुओ तो हृदय का दान दे दूं। सरसों ब्याह मंडप में हाथ पीले किए बैठी है, फागुन फाग गा रहा है। जहाँ कवि जड़ प्रकृति या वनस्पति जग को चेतन मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाता है, उसे मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण से कविता में सुंदरता आती है और इसे ही मानवीयकरण अलंकार भी कहते हैं। ओके, ये नया अलंकार देख लेना, मानवीकरण अलंकार। यहाँ मानवीकरण के अतिरिक्त एक और सुंदर विधान है। इसे पूरे प्रकरण में एक विवाह के मंडप का रूपक है। विवाह के शुभ अवसर पर दूल्हा और उसके परिवार के पुरुष सदस्य गुलाबी पागड़ी बांधते हैं। लड़कियां सज सवर कर फूल लेकर अगवानी और
छेड़छाड़ करती है। कन्या बाह मंडप में लाई जाती है और रात भर लोकगीत गाए जाते हैं। अंश 2 देखते हैं कि जो पहली अंश 2 की फर्स्ट पंक्तियां हैं, उनका जो दृश्य है वो कैसा है। तो तालाब में लहरियां लेती भूरी घास, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा यानी कि चांद का प्रतिबिंब, किनारे पर पड़े पत्थर, मछली की टोह में ध्यानमग्न बगुला और मछली पर झपटती काले माथे वाली चिड़िया। कवि को नीचे एक तालाब दिखाई पड़ता है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही है। पोखर का तल नीला है और उसमें भूरे रंग की कुछ घास भी उगी है और तालाब की लहरों में वह डोल भी रही है। जब तालाब के अंदर कोई घास उगी होती है तो वो लहरों के साथ साथ कैसी हिलती डुलती है, बिल्कुल वैसा ही दृश्य है। सांझ होने को आई और तालाब की सतह पर चांद का प्रतिबिंब चमक रहा है। उसकी चमक आंखों की चांदियां कर देती है। चांद के बारे में कवि की कल्पना देखें तो एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, चांद को कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। ओके, उसको क्या बोला है, चांद का प्रतिबिंब। चांद के लिए चांदी का बड़ा सा गोल खंभा कहना ठीक है, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि चांद कवि को खंभा जैसा क्यों प्रतीक हुआ? क्योंकि किसी तालाब या पोखर के हिलते जल में चांद का प्रतिबिंब उसकी गहराई का भी बोध कराता है, जबकि शांत जल में वह एक गोलसा ही लगता है। लहरे वाले तालाबों में किरणों के फिसलने से उसमें लंबाई प्रतीत होती है और इसीलिए कवि को लगता है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा है। इसीलिए इसे कहते हैं कि कवि की सूक्ष्म दृष्टि और कल्पना। ऐसा कौन सोच सकता है? सिर्फ जो कवि होता है वो ही ऐसा डीप में सोच सकता है। आइए देखते हैं कि इस कविता की अगली 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। क्या आप कभी तालाब के किनारे घूमने गए हो? आपने ध्यान दिया होगा कि तालाब के किनारे अनेक पत्थर भी होते हैं। कवि का ध्यान भी उन पत्थरों की ओर जाता है और कवि कल्पना करता है कि वे पत्थर तालाब के किनारे पड़े चुपचाप उसका पानी पी रहे हैं। कब से? वर्षों से, शायद जब से तालाब बना है तब से। कवि यहाँ पर तालाब और उसमें स्थित पत्थरों के प्राचीन साहचर्य को व्यक्त करता है। तालाब के पानी में रहने वाली अन्य वस्तुएं भी गतिशील होती है, लेकिन पत्थर बिना हिले डुले चुपचाप उसमें पड़े रहते हैं। इन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि पत्थर पता नहीं कितने समय से चुपचाप तालाब का पानी पी रहे हैं। पानी में डूबे पत्थर में कवि को झुककर पानी पीते प्राणियों की याद आ रही होगी, इसलिए यहाँ उन्होंने पत्थर का इतना सुंदर मानवीकरण किया है। ये पत्थर निरंतर पानी पीने की मुद्रा में ही रहते हैं, इसीलिए कवि विस्मय प्रकट करता है। विस्मय मीन्स आश्चर्य, कि पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। जब से तालाब बना है तब से लेकर ये पत्थर उसी के पास पड़े हैं, ना हिलते डुलते हैं ना कुछ भी। तो जब से तालाब बना है तब से वो उसका पानी पी रहे हैं। कविता की आगे की पंक्तियों में तालाब के कुछ और दृश्य भी कवि को ध्यान खींचते हैं, जैसे कि एक बगुला है जो पानी में टांगे डुबाए ध्यान मग्न सोया हुआ सा खड़ा है। वह सोचते तो है परंतु देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे वो सो रहा है। वो सो नहीं रहा होता, लेकिन ऐसे खड़ा होता है कि हमें लगता है कि वो सो रहा है। पर ज्यों ही उसे कोई चंचल मछली दिखाई पड़ती है तो तत्काल वो लपक कर गटक लेता है। एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपटकर पानी के भीतर से एक उजली सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। कविता के पहले भाग में दृश्यों के अंतिम भाग के दृश्यों की तुलना कीजिए। हमने पहले अंश में जैसा दृश्य देखा खेत का, और दूसरे में क्या देखा? तालाब का दृश्य देखा। ओके, क्या आप अंतर पाते हैं?
कि पहले भाग में प्रकृति का लुभावना रूप था। कैसा था लुभावना? हरे भरे खेत थे, है ना, और यहाँ पर कुछ कठोर किंतु वास्तविक रूप है। लेकिन तालाब वाला जो ये अंश 2 हम पढ़ रहे हैं उसमें कैसा कठोर मीन्स प्रकृति की वास्तविकता और कठोरता का एक रूप आपने पढ़ा जो कविता में स्पष्ट रूप से उपस्थित है। किंतु क्या आप इसे तथ्य से परिचित है कि अच्छी कविता वह मानी जाती है जिसके कई आयाम हो, जो कई अर्थ खोलती हो? आइए कविता का एक दूसरा पक्ष भी समझते हैं। बगुला समाज के ढोंगी लोगों का प्रतीक है। कैसा? ढोंगी लोगों का प्रतीक है बगुला, जो दिखावा कुछ करता है और उनका आचरण कुछ और ही होता है। इसलिए कहावत है कि बगुला भगत। ओके, कविता में भी बगुला ध्यान लगाकर खड़ा है, किंतु मछली को देखते ही उसे जट पकड़कर चटगटक जाता है। चिड़िया के चतुर विशेषण पर गौर कीजिए। यह कुछ चालाक लोगों की ओर संकेत करती है। चालाक चिड़िया मछली को झपट कर उठाकर ले जाती है। प्रकृति का ये दृश्य भी समाज के व्यवहार की ओर संकेत करता है कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ बगुला टाइप्स है और कुछ वो चंचल चिड़िया जैसे हैं। समाज में कुछ कपटी और चालाक लोग और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं, किंतु इनकी अधिकता नहीं है। विशेष बात तो यह है कि प्रकृति का प्यार भरा रूप अधिक आकर्षण है। पूरी कविता में दो दृश्य हमें दिखाई दिए। पहला कि खेत का, जिसमें चना, अलसी और सरसों सब प्रेम से ओत-पोत है, जबकि दूसरा दृश्य है पोखर का, जिसमें बगुला, चिड़िया, पत्थर और आदि है। ये सब क्रमशः शोषक, चालक और हृदयहीन व्यक्तियों के प्रतीक है। शोषक मीन्स कौन? बगुला। चालाक मीन्स चिड़िया। बगुला, चिड़िया और पत्थर जो शोषक, चालक और हृदयहीन व्यक्तियों के प्रतीक है। पत्थर को क्या बोला है? हृदयहीन व्यक्ति बोला है। कविता से साफ जाहिर है कि ग्राम की पृष्ठभूमि प्यार से उर्वर है। यहाँ एक दूसरे का हो जाने की तमन्ना है, परस्पर प्रेम है, स्नेह है और सौहार्द है। लेकिन दूसरे दृश्य में उन बगुला भक्तों का जिक्र है जो अवसर मिलते ही दूसरों की जान तक ले लेते हैं। वे शोषक है और संवेदन शून्य है। उनमें कोई किसी भी प्रकार की भावना नहीं है दूसरे के प्रति।